प्रणाम। मेरा नाम कार्तिकेय है और मैं लेवल 3 सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप योगा टीचर का YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल 3 का एग्जाम योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर का एग्जाम एक ही बारी में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं बताऊंगा एक डेमो टेस्ट कंडक्ट करके कि उस टेस्ट के अंदर आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कैसे आसन करके दिखाने हैं, किस तरीके से आपकी मैट की पोजीशनिंग होनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएंगी प्रैक्टिकल एग्जाम देने में। सबसे पहले मैट की बात कर लेते हैं कि आपके मैट की पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। मैट की पोजीशनिंग उस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी आप आसन करें उसके जो भी एस्पेक्ट्स हों, जैसे ताड़ आसन में आपकी लंबाई दिखनी चाहिए, जिस प्रकार से आप अपने हाथों को ऊपर खींच रहे हैं वो दिखना चाहिए। तो आपके हाथ कटने नहीं चाहिए वीडियो में। इसके साथ ही पश्चिमोत्तानासन जैसे आप कर रहे हैं तो पश्चिमोत्तानासन आप सामने अगर कैमरा करके करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि फॉरवर्ड बेंड हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, घुटने मुड़े हुए या सीधे। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइड में देखकर करना होगा, आप साइड से दिखने चाहिए, फ्रेम में साइड से आने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो भी आसन करने के लिए बोला जाए उन आसनों में आपको वैसे ही सामने करके दिखाने हैं जिनसे आपकी बेंडिंग का, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपके जाने आने के तरीकों का, आपके एंगल्स का पता लग सके। इसके साथ साथ आपको एक आधार कार्ड और एनरोलमेंट नंबर की जेरॉक्स कॉपी या प्रिंट आउट साथ रखना होगा। जब भी आपका योगा टीचर इवैल्यूएटर आपसे कहेंगे कि आप दिखाइए तब आपको दिखाना होगा। आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए सराउंडिंग्स बिल्कुल शांत, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। इंटरनेट क्वालिटी बढ़िया हो, कोशिश कीजिए कि कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बड़े ही ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है, टेस्ट को देना। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और प्रार्थना शुरू कीजिए। तो प्रार्थना करने से पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे और फिर शांति का पाठ करेंगे। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। ध्यानात्मक आसन यानी कि सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, आप कोई भी आसन लीजिए, बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपका शरीर रिलैक्स होना चाहिए और साथ ही अवेयर होना चाहिए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे, कुछ इस प्रकार। संगच्छध्वं संवधत्वं शम्भो मनासि जानता देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो प्रार्थना करी है उसे आप एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो आपको वो प्रार्थना एक्सप्लेन करके दिखानी होगी। तो हमारी प्रार्थना थी संगच्छध्वं संवधत्वं शम्भो मनासि जानतां देवा भावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि हम सभी एक साथ चलें, हम सभी मिलकर बोलें, हम सभी ज्ञानी बने, हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें अपने पूर्वजों की तरह। तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रार्थना का भावार्थ देना है, मतलब पता होना चाहिए आपको कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना के बाद बात आती है सूक्ष्म व्यायाम। आपको योगा टीचर इवैल्यूएटर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी सूक्ष्म व्यायाम होंगे उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं कोई 3 करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको ग्रीवा शक्ति विकासक के सभी पार्ट्स, मतलब चारों पार्ट्स, भुजबली शक्ति विकासक क्रिया और जंगा शक्ति विकासक क्रिया का पहला पार्ट। योगा टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीवा शक्ति विकासक के सभी पार्ट्स करके दिखाइए, या भुजबली शक्ति विकासक करके दिखाइए, या आप जंगा शक्ति विकासक पार्ट 1 करके दिखाइए। इस प्रकार से योगा टीचर आपसे पूछ सकते हैं और फिर आप करके दिखाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम का थ्योरी पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। सूक्ष्म व्यायाम का थ्योरी पार्ट क्या होगा? सूक्ष्म व्यायाम का थ्योरी पार्ट होगा कि सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है माइक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट्स। वो सभी मूवमेंट्स जो छोटी छोटी है, जैसे गर्दन की, जैसे कंधों की, जैसे कोहनियों की, जैसे बाजुओं की, तो वो छोटी छोटी मूवमेंट्स जिससे उनमें सर्कुलेशन बढ़े, वो सभी माइक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट्स कहलाती हैं। फिर पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म व्यायाम किसने इंट्रोड्यूस करवाए, उनके गुरु का क्या नाम था, वो कहाँ से थे? तो आपका उत्तर होगा सूक्ष्म व्यायाम धीरेन ब्रह्मचारी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए। उनके गुरु का नाम महर्षि कार्तिकेय था, जो कि हिमालय से थे। तो सूक्ष्म व्यायाम के बाद बारी आती है स्थूल व्यायाम की। स्थूल व्यायाम आपके कोर्स में 2 बता रखे हैं। पहला हृदय गति इंजन दौड़ और दूसरा सर्वांग पुष्टि। मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा। इसमें थ्योरी पार्ट पूछा जा सकता है कि आप सर्वांग पुष्टि से या इंजन दौड़ से क्या मतलब समझते हैं। तो ये दोनों अलग अलग स्थूल व्यायाम हैं। तो पहले मैं आपको स्थूल व्यायाम का अर्थ समझाता हूँ। स्थूल व्यायाम का मतलब होता है मैक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट्स,
वो वाली मूवमेंट्स जिससे आपके मैक्रो पार्ट्स मतलब ज्यादातर एरिया, शरीर का ज्यादातर एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम में सिर्फ गर्दन इन्वॉल्व हो रही थी ग्रीवा शक्ति विकासक में, बट इंजन दौड़ में आपके हाथ, आपके पैर, आपकी ब्रीदिंग, आपकी स्पाइन, आपका कोर, सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। सर्वांग पुष्टि में आपकी स्पाइन पूरी इन्वॉल्व हो रही है, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, सब की सब इन्वॉल्व हो रही है। आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके से सूक्ष्म और स्थूल में फर्क होता है। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का अर्थ हुआ कि छोटे पार्ट्स, मैक्रो का मतलब हुआ कि जहां पर बड़े अमाउंट में सर्कुलेशन बढ़े, सभी पार्ट्स में सर्कुलेशन बढ़े, ज्यादातर पार्ट्स में सर्कुलेशन बढ़े। ये भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा बताए गए थे और उनके गुरु का नाम महर्षि कार्तिकेय था, जो कि हिमालय से थे। तो आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है और फिर आप करके दिखाएंगे। रिलैक्स हाथ खोल, जंप करके पैर मिला। स्थूल व्यायाम के बाद बारी आती है सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में थ्योरी पार्ट पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं, तो आपका उत्तर होगा सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो आपका उत्तर होगा सूर्य नमस्कार में 7 आसन होते हैं। सीक्वल में नाम बताइए। तो पहला आसन हुआ नमस्कार आसन, दूसरा हस्तोत्तान आसन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार आसन, सातवां भुजंग आसन, और उसके बाद रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सूर्य नमस्कार बताना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार करके दिखाइए और मंत्रों के साथ करके दिखाइए। फिर आपको मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करके दिखाना होगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार करके दिखाने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों के बारे में बताइए। बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। तो आपको बताना है कि सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का वर्कआउट होता है। आपकी चेतना में एक ऊर्जा आती है, सकारात्मकता आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर आती है। इसके साथ साथ आपके शरीर में ब्लड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, सभी आपके विकार खत्म होते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात प्राप्त करवाता है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपके शरीर में इंड्योरेंस पावर बढ़ाता है। इसके साथ ही आपके शरीर में स्टैमिना बढ़ाता है, आपकी ब्रीदिंग को और ज़्यादा मजबूत करता है, और ज़्यादा अच्छा करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है,
चक्रों से इस पर ध्यान किया जा सकता है। मंत्रों से चेतना की शांति होती है, चेतना को और नए आयामों का पता चलता है। सूर्य नमस्कार से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इस प्रकार से आप कुछ इसके लाभ बताएंगे और इसके साथ सावधानियां भी ध्यान रखेंगे कि कमर के दर्द वाले लोग बड़े आराम से करें इसको, या कुछ आसन इसमें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आगे झुकने वाला पादहस्त आसन। उसके बाद आप बता सकते हैं जैसे पर्वतासन, उसकी सावधानियां बता सकते हैं, उसके लाभ बता सकते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक आसन को पकड़ के उसके लाभ आसन और सावधानियां बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हम आसनों की तरफ चलते हैं। तो आसनों में सबसे पहली कैटेगरी है खड़े होकर करने वाले आसनों की। तो आप खड़े होकर करने वाले आसन करके दिखाएंगे। पहला है ताड़ आसन। तो ताड़ आसन करने से पहले आप उसके लाभ, उसकी सावधानियां, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब कुछ बताएंगे। तो ताड़ आसन से होने वाले लाभ क्या होते हैं? ताड़ आसन कंसंट्रेशन में बहुत लाभदायक है। ताड़ आसन पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, मोटापा कम करता है, स्पाइन को एक खिंचाव प्रदान करता है जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है, कमर के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, स्पाइन को, लेग्स को स्ट्रेंथ देता है ताड़ आसन, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप ताड़ आसन के लाभ बताएंगे। उसके बाद उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताएंगे कि यदि घुटनों में दिक्कत हो ताड़ आसन करते समय या हील को उठाते समय, तो आप बिना हील को उठाए ताड़ आसन को करेंगे। यदि आपकी कमर में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, तो आप बिना हील को उठाए ताड़ आसन को करेंगे। यदि आपको चक्कर आते हैं तो आप आंख खोल कर ताड़ आसन को करेंगे। तो इस प्रकार से आप उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता सकते हैं। साथ ही आप ताड़ आसन करके दिखाएंगे। आपके कोर्स में खड़े होने वाले आसन काफी सारे हैं, जिसमें से एक और आसन है वृक्षासन। तो वृक्षासन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्षासन करके दिखाइए। तो आपको वृक्षासन के भी लाभ और सावधानियां बतानी है कि लाभ क्या क्या है उसके। कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा सहायक होता है। बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया आसन है ताकि उनका बॉडी कंट्रोल वापस आता है और ज्यादा होने लग जाता है। उसके बाद लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइनल स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा है, फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप वृक्षासन के लाभ बताएंगे। तो साथ ही आप उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बताएंगे, जैसे यदि घुटनों से रिलेटेड दिक्कत हो तो अपने पैर को ज्यादा ऊपर ना लेकर जाएं। बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप दीवार के सहारे से कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा वेट है तो इस प्रकार से आप सावधानियों के साथ कर सकते हैं। तो अब आप वृक्षासन करके दिखाएंगे और उसका काउंटर पोस्चर भी करेंगे। तो वृक्षासन का काउंटर पोस्चर क्या होगा? यदि आपने राइट साइड से करा है तो आप लेफ्ट साइड से भी करेंगे। इस चीज का बड़ा ही खास ध्यान रखना है कि हमें काउंटर पोस्चर भी साथ ही करके दिखाना होगा। यदि आपके योगा टीचर और इवेल्युएटर ने पूछा है या नहीं पूछा, बट आपको करके दिखाना होगा उसका काउंटर पोस्चर।
खड़े होकर करने वाले आसनों के बाद बारी आती है बैठकर करने वाले आसनों की। तो आपके कोर्स में बहुत सारे आसन हैं जो बैठकर करने वाले हैं, बट हम उसमें से कुछ ही उठाएंगे जो बड़े ही कॉमन होते हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ और सावधानियां दोनों बताएंगे कि शुगर पेशेंट्स के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत बढ़िया है। उससे स्पाइनल ट्विस्ट होता है, कमर की लचीलापन बनता है, कमर मजबूत बनती है, बैक पेन ठीक करने के लिए सहायक है। इसके साथ साथ साइड का फैट कम करने के लिए सहायक है, बेली फैट कम करने के लिए सहायक है अर्ध मत्स्येंद्रासन। और इसका आप साथ ही काउंटर पोस्चर करके दिखाएंगे। काउंटर पोस्चर यानी कि अगर आपने राइट साइड से किया है तो आप लेफ्ट साइड से भी कर दिखाएंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं? यदि आपको अल्सर से रिलेटेड दिक्कत है, हाइपर एसिडिटी है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से बताएंगे और फिर करके दिखाएंगे। बैठकर करने वाले आसनों की सीरीज में एक और आसन है उष्ट्रासन। तो आपको उष्ट्रासन करके दिखाना है, उसकी सावधानियां बतानी है और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने हैं। तो उसके लाभ बताने हैं और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने हैं। तो उसके लाभ क्या होंगे? बैक बेंडिंग का आसन है, कमर को लचीला बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेली फैट कम करने के लिए बहुत बढ़िया है, कमर का फैट कम करने के लिए बहुत बढ़िया है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, सर्वाइकल ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? यदि घुटनों से रिलेटेड दिक्कत है, चक्कर आने की समस्या है, हाइपरटेंशन है, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ करेंगे। तो आपको इस प्रकार से उष्ट्रासन के लाभ और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने हैं और साथ ही उसका काउंटर पोस्चर करके दिखाना है, जो कि नहीं पूछा हुआ। जैसे पूछा गया था कि उष्ट्रासन करके दिखाइए, उष्ट्रासन का काउंटर पोस्चर होता है शशक आसन, तो आपको वो भी करके दिखाना होगा। बैठ कर करने वाले आसनों के बाद बारी आती है स्पाइन लाइन पोस्चर्स की, यानी कमर के बल लेटकर करने वाले आसनों। तो कमर के बल लेटकर करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है आपका हल आसन। हल आसन एक फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है या बैक बेंडिंग का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। ठीक है, ये कमर के बल लेटकर किया जाता है। इसके लाभ और सावधानियां भी आपको बतानी है। इसके लाभ होते हैं पेट का फैट कम करने के काम आता है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर,
इन सभी में ये आसन सहायक है। इंडाइजेशन, गैस से रिलेटेड समस्या हो तो ये आसन बहुत सहायक है। साथ ही आपको बताना है इसका काउंटर पोस्चर। काउंटर पोस्चर हल आसन का कौन सा होता है? सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन हम अपने सिर को जमीन पर टच करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा माथा जमीन पर टच हो। वो आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। साथ ही आपको एक चीज का और ध्यान देना है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का। यदि आपको सर्वाइकल से रिलेटेड समस्या है तो आप इस आसन को नहीं करेंगे या बहुत सावधानी के साथ करेंगे या अच्छे अपने योगा टीचर की गाइडेंस में ही करेंगे। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आपको बताने हैं याद से, और वो जरूरी होते हैं। वो बताता है कि आप आसन को कितना अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से आप जवाब देंगे। हल आसन फिर करके दिखाएंगे। कमर को और सीधा कर, धीरे धीरे 90 पर। 60, 30, हाथ स्पाइन लाइन पोस्चर्स के बाद बारी आती है प्रोन लाइन पोस्चर्स की। प्रोन लाइन पोस्चर्स यानी कि पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों की। अब पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन का अर्थ क्या होता है? भुजंगासन का अर्थ पूछा जा सकता है तो आपको उत्तर में देना है। भुजंग का अर्थ होता है सांप, सर्प। तो ये आसन आपकी स्पाइन को मजबूत बनाता है, एक सर्प की तरह। सर्प बिना हाथों के अपने आप को कितना ऊपर उठा लेता है, वही सेम तरीके से ये आसन काम करता है कि आप हाथों की कम से कम मदद से अपने रीढ़ की हड्डी के सहारे से बैक मसल्स की मदद लेकर आप अपने आप को उठा रहे हो। तो ये कमर दर्द के लिए वरदान है। ये आसन कमर दर्द के लिए वरदान है। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि आपको अगर अल्सर है तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हो। अगर सर्वाइकल है तो आपको ये आसन जरूर करना है। तो आप इस प्रकार से आसन के डिटेल्स बता सकते हो, फिर आप करके दिखाओगे। और उसके बाद आपको एक आसन और बता रहा हूं मैं, वो भी साथ ही करना है, शलभ आसन। शलभ आसन के लाभ, वो भी कमर के दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन है, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया आसन है, लोअर बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। और इसकी सावधानियां क्या है? यदि आप इस दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते तो आप एक एक पैर करके उठाओगे। यदि आपको अल्सर है, सोराइसिस है, हर्निया है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। यदि आप दोनों पैर नहीं उठा सकते तो आप एक एक पैर करके उठाएंगे। तो फिर करके देखते हैं, पहले भुजंगासन और उसके बाद शलभ आसन। इन सभी पोस्चर्स के बाद आपको एक एडवांस आसन करके दिखाना है। एडवांस आसन कोई भी हो सकता है, या तो वो सर्वांगासन हो, या वो चक्रासन हो, या वो शीर्षासन। तो मैं शीर्षासन आपको करके दिखाऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि शीर्षासन कैसे करते हैं। इसकी सावधानियां क्या है? इसकी सावधानियां हैं कि आप शीर्षासन करने से पहले गर्दन का मतलब सर्वाइकल रीजन को थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद शीर्षासन को करेंगे। शीर्षासन को आप 10 से 12 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। शीर्षासन के लाभ क्या हैं? सिर में खून का दबाव बढ़ा देता है। तो यूजुअली हम सीधे खड़े होते हैं तो पैरों की तरफ खून का दबाव ज़्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे? शीर्षासन में
बिल्कुल मैकेनिज्म पूरा उल्टा हो जाता है, सिर की तरफ आपका खून का दबाव बढ़ जाता है। तो दिमाग को तेज करने के लिए, याददाश्त के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए इस आसन का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के लिए यह आसन बहुत बढ़िया है। तो आप इस प्रकार से इसके लाभ बताएंगे, सावधानियां बताएंगे और फिर आप इस आसन को करके दिखाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने पूछा कि शीर्ष आसन करके दिखाएं, तो आपको इसका काउंटर पोस्चर भी करके दिखाना होगा। इसका काउंटर पोस्चर कौन सा होता है? वज्रासन में फॉरवर्ड बेंड करना। आप इसको कर सकते हैं। कारण उसका क्या होता है कि पहले शीर्ष आसन में आपके सिर की तरफ खून बढ़ जाता है, उसके बाद वज्रासन में जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो खून सीधा ऊपर से नीचे आने की बजाय ऐसे दौड़ता है, मतलब हॉरिजॉन्टली दौड़ता है। उसके बाद आप इसको समस्थिति में खड़े होके काउंटर पोस्चर इसका कर सकते हैं। तो इसके दो काउंटर पोस्चर्स होंगे। पहले आप वज्रासन में फॉरवर्ड बेंड करोगे, हल्का सा रेस्ट दोगे अपनी स्पाइन को, अपने हेड को, अपने शरीर को। उसके बाद आप समस्थिति में खड़े होगे ताकि ब्लड फ्लो वापस नीचे आ जाए। एडवांस पोस्चर्स के बाद बारी आती है मुद्राओं की। तो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मुद्रा पूछी जा सकती है। तो आपके कोर्स में एक मुद्रा है महामुद्रा, तो आपको महामुद्रा करके दिखानी होगी। साथ ही उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि किस ग्रंथ में उसका किस प्रकार से क्या मेंशन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि महामुद्रा के विषय में बताइए घिरण संहिता के अनुसार। तो आपको महर्षि घिरण्ड ने जो घिरण संहिता में बताया है महामुद्रा के बारे में, वो बताना है। तो उन्होंने क्या बताया है? महामुद्रा आप लगाएंगे, एड़ी को गुदा द्वार पर रख के दूसरे पैर को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों से अपने सीधे वाले पैर को पकड़ेंगे। उसके बाद आप हल्की सी थोड़ी ऊपर रखेंगे, गहरा सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर उद्यान बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। और अब इंपॉर्टेंट वाली बात कि ध्यान कहां पर होगा? मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र और उसके बाद आज्ञा चक्र पे। और आपकी आंखों से आप सांभवी मुद्रा बनाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो घिरण संहिता ग्रंथ में मेंशन है। आप इसी प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। कितनी देर होल्ड करेंगे? जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप इसको होल्ड करेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से पहले बताएंगे और फिर करके दिखाएंगे। मुद्राओं के बाद बात आती है बंद की। तो आपके कोर्स के अंदर 3 बंद मेंशन है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। तो आपसे अक्सर 2 बंद के बारे में पूछा जाता है कि आप दोनों बंद करके दिखाइए। लड़के हैं तो आप उड्डयन बंद करके दिखाएंगे। आपसे योगा टीचर और इवैल्यूएटर पूछ लेंगे कि आप उड्डयन बंद करके दिखाइए, तो आपको अपनी टी शर्ट को ऊपर फोल्ड करके उड्डयन बंद करके दिखाना होगा। यदि आप स्त्री हैं, लड़की हैं, तो आपको जालंधर बंद करके दिखाना होगा, चिन लॉक। तो दोनों में से कोई भी बंद आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वो करके दिखाना होगा।
के बाद बारी आती है प्राणायाम। तो आपसे बोला जाएगा कि प्राणायाम आप करके दिखाइए। कौन सा प्राणायाम करके दिखाइए? शीतली प्राणायाम करके दिखाइए। उससे पहले इसकी थ्योरी पार्ट आपसे पूछी जा सकती है कि पूरक, रेचक और कुंभक का कॉन्सेप्ट समझाइए। तो ऐसे पूछा जाएगा कि पूरक, रेचक और कुंभक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पूरक, रेचक एंड कुंभक? तो आपको बताना होगा पूरक का अर्थ होता है सांस को भरना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना और कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। आपसे पूछा जा सकता है कुंभक कितनी तरीके के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कुंभक 2 तरीके के होते हैं। एक तो बाहरी कुंभक, दूसरा आंतरिक कुंभक। बाहरी कुंभक का अर्थ होता है सांस को बाहर निकाल के रोकना। आंतरिक कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रखकर रोकना। तो कुछ इस प्रकार से आपको कुंभक, रेचक और पूरक के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको शीतली प्राणायाम करने के लिए कहा जा सकता है। जो भी आपके कोर्स में प्राणायाम होंगे उसमें से कोई भी 1-2 प्राणायाम उठा लिए जाएंगे, जैसे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का लाभ और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको पता होने चाहिए। शीतली प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं? एसिडिटी, गैस, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन, इन सब चीजों में ये प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभदायक प्राणायाम है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि ये प्राणायाम सर्दियों में कम किया जाता है या नहीं किया जाता है। जिसकी कफ प्रवृत्ति होती है वो भी इस प्राणायाम को ना करे। तो आपको कुछ ऐसे ही बताना है प्राणायाम के बारे में। उसके बाद आपको करके दिखाना है प्राणायाम। इसके बाद एक प्राणायाम और जो कि मुद्रा के साथ होगा। आपको पूछा जा सकता है भ्रामरी प्राणायाम आप करके दिखाइए षण्मुखी मुद्रा के साथ। तो आपको भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ करके दिखाना होगा। किस पोस्चर में करके दिखाना होगा? कोशिश करिए कि आप सभी बैठने वाली चीजें पद्मासन में कर सकें, यदि आपके घुटनों में समस्या ना हो तो। अगर आप पद्मासन में करेंगे तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप प्रैक्टिशनर हैं और इतनी देर तक पद्मासन में बैठ सकते हैं, यानी कि आप योग को डेली रोजाना करते हैं। प्राणायाम के बाद बारी आती है ध्यान की। तो आपसे ध्यान के विषय में कुछ पूछा जा सकता है जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। तो मैं एक प्रश्न करता हूं, अंतर्मौन से आप क्या समझते हैं? तो आपको अंतर्मौन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जैसे अंतर्मौन मतलब क्या होता है? इनर पीस। अंतर्मौन का अर्थ होता है अंदर से शांत होना। अंदर से शांत कैसे हुआ जा सकता है? अंतर्मौन की 6 स्टेजेस बताई गई है। अंतर्मौन की पहली स्टेज होती है आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना। इसका अर्थ होता है कि आप महसूस कीजिए कि आप कहाँ बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, या जहां भी आप जिस भी अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, किसके साथ लेटे हुए हैं, क्या पहना हुआ है, क्या आवाजें चल रही हैं, लाइट डिम है, तापमान क्या है। तो ये बाहरी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को आप महसूस करेंगे। उसके बाद बारी आती है अपने विचारों को देखने की। तो जो भी जैसे भी आपको विचार उठ रहे होंगे आप उनको देखना शुरू करेंगे, अपने विचारों के प्रति सजग होंगे, अपने विचारों के प्रति साक्षी होंगे। तीसरी स्टेज होती है
आप कोई भी एक विचार उठाएंगे और उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। मतलब कि आपने कोई भी एक विचार उठाया, जैसे मैं एक पहाड़ों पर गया हूँ, पहाड़ों पर गया हूँ, वो विचार उठाया और उसको खत्म कीजिए कि मैं आगे बढ़ चुका, मैं नदी किनारे हूँ, वहां से आगे बढ़ चुका, मैंने झरना देखा, वहां से आगे बढ़ चुका। इस प्रकार से आप अपनी चेतना को, अपने विचारों को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे लेते जाएंगे। अंतर्मौन की चौथी स्टेज होती है अपने विचारों को छांटना। जैसे मैं पहाड़ों पर जा रहा हूं, ये विचार आपने अपने अंदर डाला है, उसके बाद आपको एक दो विचार खुद से आएंगे। कैसे? मुझे शायद वहां ठंड लग सकती है, मुझे वहां गर्मी लग सकती है, धूप होगी, या मैं क्या पहन कर जाऊंगा। तो ये विचार अपने आप आए हैं, तो आप इनको छाटेंगे, रिफाइन करेंगे। अपने स्पॉन्टेनियस विचारों को, स्पॉन्टेनियस थॉट्स के प्रति आप और सजग होंगे, उनको रिफाइन करेंगे कि भाई मैंने सोचा है कि मैं पहाड़ों पर हूँ और मैं वहां से जा रहा हूँ, बस एक घटना घटी, एक तरंग उठी, एक विचार उठा और वो बीत गया। इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। अंतर्मौन की पांचवी स्टेज होती है कि अब आप अपने विचारों को शून्यता की ओर ले जाएं। पहले हमने क्या किया? अपने विचारों को देखा कि कैसे आ रहे हैं, उसके बाद हमने विचार डाले कि पहाड़, झरने, नदी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उन विचारों को छाटा कि जो जो मैंने डाले हैं या जो जो अपने आप उठे उनमें क्या फर्क है। उसके बाद मैंने उन विचारों को भी हटा दिया। अब मैं निर्विचार अवस्था की ओर जा रहा हूँ। निर्विचार अवस्था की ओर कैसे जा रहा हूँ कि जो मैं विचार डाल रहा था वो भी अब डालने बंद कर दिए, बस अब निर्विचार अवस्था आ चुकी है। उसके बाद जो अंतर्मौन की अंतिम चरण की स्टेज होती है कि आप किसी भी परमात्मा की मूर्त का, किसी भी सिंबल का, जैसे ओम, जैसे क्राइस्ट, जैसे नानक, किसी भी सिंबल का आप ध्यान करेंगे। वो सिंबल किस पर डिपेंड करता है? आप पर, कि बचपन से आपकी किस प्रकार से परवरिश हुई है। जैसे कई लोगों की हिंदू धर्म में परवरिश हुई है, तो वो क्रॉस के सामने, जो जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है, उसके सामने समर्पण नहीं कर पाएंगे, तो वो ओम का सहारा लेंगे। ओम के सहारे से अंतर्मौन को प्राप्त होंगे, इनर पीस को प्राप्त होंगे। तो वो हर एक चीज पर डिपेंड करता है, आपकी परवरिश पर। वो जो सिंबल है, वो जो परमात्मा की मूर्त है, वो जो समर्पण का भाव है, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है चीजों पर, परवरिश पर। तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्टेजेस मैंने बताई, ये अंतर्मौन था, और अंतर्मौन को और डिस्क्राइब किया। तो इस प्रकार से आपसे इवैल्यूएटर पूछ सकते हैं कि अंतर्मौन बताएं, तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी। इसके बाद बात आती है षटक्रम। आपके कोर्स के अंदर 3 षटक्रम मेंशन है। कौन कौन से? नेति, धौती और कपालभाति। षटक्रम का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपके कोर्स के अंदर वैसे तो 6 के 6 हैं थ्योरी नॉलेज में, बट प्रैक्टिकल में ये 3 हैं, नेति, धौती और कपालभाति। तो आपसे पूछा जा सकता है 6 कर्म बताएं घिरण संहिता के अनुसार। तो आपका उत्तर होना चाहिए घिरण संहिता के अनुसार 6 कर्म हैं, षटकर्म है, धौती, वस्ती, नौली, नेति, त्राटक और कपालभाति। फिर आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है कि नेति कितने प्रकार की होती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नेति 2 प्रकार की होती है, जल नेति और सूत्र नेति। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि धौती के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपको बताना होगा कि धौती के टाइप्स होते हैं। धौती कई प्रकार की होती है, जैसे दंड धौती, वस्त्र धौती, जल धौती, जिसको कुंजल बोला जाता है, उसको गजकर्णी की श्रेणी में भी लिया जा सकता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से जवाब देने होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कपालभाति के बारे में आप क्या जानते हैं। कपालभाति शब्द से आप क्या भाव समझते हैं। तो कपालभाति का अर्थ होता है कपाल यानी कि आपका खोपड़ी, भाति का मतलब होता है सफाई, आपकी खोपड़ी की सफाई करना। आपको पूछा जा सकता है कपालभाति कितने तरह की होती है। तो आपका उत्तर होगा कपालभाति 3 तरह की होती है, वातकरम, व्युतकरम और शीतकरम। आपके कोर्स के अंदर,
मतलब आपके प्रैक्टिकल वाले एरिया के अंदर वात क्रम कपालभाति है, यानी कि सांस को भरना और छोड़ना। कपालभाति करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कपालभाति करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आप ध्यानात्मक आसन में बैठे हो, आप शांत बैठे हो, आपको हाइपरटेंशन, माइग्रेन या दिल से रिलेटेड समस्या ना हो, तभी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ कपालभाति सहायक होती है आपके विचारों की शुद्धि के लिए, और फिर आपको कपालभाति वात क्रम करके दिखाना होगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे। षट कर्म के टेक्निकल पार्ट में, थ्योरी पार्ट में, वाइवा पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका उत्तर होगा 4 उंगली चौड़ी पट्टी और 22 फीट तक लंबी वस्त्र धोती की लंबाई और चौड़ाई होती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है सूत्र नेति की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका उत्तर होगा सूत्र नेति 7 से 8 इंच तक लंबी हो सकती है, और मोटाई सूत्र नेति की डिपेंड करती है हर एक पर्सन टू पर्सन। कैसे? क्योंकि हर एक पर्सन की नाक, हर एक व्यक्ति की नाक मोटी होती है अलग अलग तरीके से। जैसे कईयों की पतली होती है, कईयों की मोटी होती है, कईयों की कम मोटी होती है, कईयों की ज्यादा मोटी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सूत्र नेति डिसाइड करनी है कि आपको मोटी सूत्र नेति चाहिए या पतली वाली, मतलब कम मोटी सूत्र नेति चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे कई सारे टेक्निकल टर्म्स पूछे जा सकते हैं। जल नीति से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है कि पानी कैसा होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि हल्का गुनगुना पानी, हल्का नमकीन पानी होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जल नीति का जो जल है वो कैसा होना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा कि हल्का गुनगुना पानी और नमकीन पानी। तो नमकीन पानी ही क्यों? नमकीन पानी इस कारण से क्योंकि जो नमकीन पानी होता है वो आपकी नाक के अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसी कारण से नमकीन पानी का इस्तेमाल होता है। आपकी छोटी छोटी नसें होती हैं नाक के अंदर, उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इस वजह से नमकीन पानी का आप इस्तेमाल करते हैं। साधारण पानी अगर आप डालेंगे तो आपको भारीपन महसूस होगा, सिर दर्द हो सकता है, ऐसा लगेगा नाक में कुछ फंस गया। इस वजह से साधारण पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो पूछी जा सकती हैं योगा टीचर और इवैल्यूएटर के द्वारा, और एक लेवल 3 योगा टीचर को पता होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपकी क्लास में, यदि आपकी कक्षा में बड़े उम्र के लोग आ जाएं तो आपको कैसे क्लास कंडक्ट करनी है। तो आपका उत्तर होगा कि बड़े उम्र के लोगों के हिसाब से आप सभी सूक्ष्म व्यायाम को अपने कोर्स के अंदर, अपनी क्लास के अंदर इन्वॉल्व करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, ताकि छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट्स हो सके हर एक ऑर्गन का। इसके बाद ज़्यादा कूदने वाली एक्सरसाइजेज आप नहीं करेंगे, जैसे जंपिंग जैक्स, जैसे सूक्ष्म व्यायाम में एक जंपिंग जैक्स होता है, जंगा शक्ति विकासक पार्ट 1, वो आप नहीं करेंगे। इंजन दौड़, हृदय गति आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी उम्र के लोग हैं। ज़्यादा होल्डिंग वाली चीज़ें नहीं करेंगे, हल्की मूवमेंट वाली, इसके साथ हर एक जगह की मूवमेंट करवाएंगे। ताड़ आसन कर रहे हैं या साइड बेंडिंग वाले पोस्चर्स कर रहे हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार करेंगे। प्राणायाम ज़्यादा करेंगे, ध्यान ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपकी कक्षा में थायराइड से रिलेटेड कोई व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करवाएंगे। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि हम थायराइड वाले पेशेंट को सर्वांग आसन करवाएंगे, हम थायराइड वाले पेशेंट को ग्रीवा शक्ति विकासक पार्ट 2, पार्ट 3 करवाएंगे, मत्स्य आसन करवाएंगे, उज्जयी प्राणायाम करवाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम करवाएंगे, ओम का उच्चारण करवाएंगे। ये कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ विधियां हैं जिनसे थायराइड ठीक हो सकता है। हम अच्छी डाइट के बारे में बताएंगे। तो आपको इसी प्रकार से बताना है। तो सिर्फ थायराइड के लिए नहीं पूछा जा सकता, आपको किसी भी एक बीमारी के बारे में, थेरेपैटिक योगा के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको आगे चल के इन्हीं सब लोगों को योगा करवाना है। तो आपको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए।
आपको एनाटॉमी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में मेंशन्ड है, आपके थ्योरी पार्ट्स में मेंशन्ड है। इसीलिए आपको टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए कि थायराइड कितनी तरीके का होता है, मोटा होने वाला, पतला होने वाला। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। शुगर होता है जो पैनक्रियाज के कारण होता है, थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है, दिमाग में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हड्डियाँ नाम क्या हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, मसल्स में क्या क्या नाम है। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एज अ योगा टीचर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको क्लास में शीर्षासन सिखाना है तो आपका लेसन प्लान बताइए। तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा क्लास का एक ओवरव्यू देना है। कैसे कि शीर्षासन करने के लिए पहले हम इसके सावधानियां बताएंगे, इससे होने वाले लाभ बताएंगे, इसके कुछ प्रिपेरेटरी पोस्चर्स होते हैं वो करवाएंगे। प्रिपेरेटरी पोस्चर्स जैसे कि ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करवाएंगे, ताड़ासन करवाएंगे, वज्रासन करवाएंगे, पर्वतासन करवाएंगे। उसके बाद हम सिर पर वजन लेना शुरू करेंगे, मत्स्यासन वाली चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम सिर पर वजन लेंगे और धीरे से दीवार के सहारे उठाएंगे या सपोर्ट के साथ उठाएंगे। आप कुछ इस प्रकार से पर्वतासन, ये प्रिपेरेटरी पोस्चर्स इन्वॉल्व करके शीर्षासन करवा सकते हैं। इसके बाद इसका काउंटर पोस्चर बताएंगे कि आप वज्रासन में फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बालासन में बैठेंगे और आप फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे समस्थिति में। उसके सावधानियां बता देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देंगे। तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी ओवरव्यू देना है क्लास का कि आप क्या करवाने वाले हैं। उसको आप लेसन प्लान नाम देते हैं कि मेरा आज का लेसन प्लान ये है, मैं कुछ इस प्रकार से क्लास कंडक्ट करवाऊंगा। उसके बाद आपको आपके टीचिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए टीचर पूछ सकते हैं कि आप अब बिना डेमोस्ट्रेट करे अपनी भाषा से आप एक आसन करवा के दिखाइए। ये क्लास आपके सामने है, आप इनको मंडूकासन करवा के दिखाइए। तो आपको मंडूकासन बोल कर बताना होगा कि ऐसे करिए। सबसे पहले आप बोलेंगे कि आप दंड आसन में बैठ जाइए। दंड आसन यानी कि कमर बिल्कुल सीधी और दोनों पैर सीधे। उसके बाद आप बोलेंगे कि दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए और एड़ियों को खोल लीजिए, पैरों के अंगूठों को मिलाइए, आप वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद आप बोलेंगे अपने अंगूठे अंदर और मुट्ठी बंद कीजिए। फिर अपने इस रीजन को, मतलब अपने अंगूठे वाले हिस्से को, अंगूठे के जो बेस है उस हिस्से को आप अपनी नाभि के साइड में रखिए। सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। यदि घुटने पर लग जाती है तो फिर जमीन की तरफ जाइए। करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप ना उठें, आपके हिप एड़ी पर ही लगे रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप मंडूकासन का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। सांस बताएंगे कि गहरे लंबे भरते रहें और छोड़ते रहें, पोस्चर में होल्ड करें, इसी में आनंद की अनुभूति करें। इसके साथ कोहनियों को ढीला छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें, अपने हाथों को अपनी नाभि पर, अपने पेट पर चुभने दें। जितना ये ज़्यादा चुभेंगे उतनी ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, आपके पैनक्रियाज और ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी भी समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद आप बता सकते हैं इसके प्रिकॉशंस कि यदि घुटनों से रिलेटेड समस्या हो तो घुटनों के नीचे कुछ आप रख लीजिए ताकि आपको ज़मीन चुभे ना। इसके बाद आप बता सकते हैं यदि आपको अल्सर से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप डेमोन्स्ट्रेट करे बिना आसन के बारे में बताएंगे और आसन करवाएंगे। तो ये था सारा का सारा पार्ट जो वाइवा में पूछा जा सकता है। वाइवा में एक चीज और पूछी जा सकती है, डेफिनेशंस, कि सामने योगा टीचर आपसे बोलेंगे कि आप डेफिनेशन बताइए योग की। तो आपको बताना होगा कि महर्षि पतंजलि ने बताया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से हम चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं। भगवत गीता के अनुसार समत्वम योग उच्चते, योग हमें सम रहना सिखाता है। एक और डेफिनेशन है जो श्री कृष्ण ने दी है, योग कर्मेषु कौशलम, मतलब किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को कुशलता से करना ही योग है। तो कुछ इस प्रकार से आप संस्कृत की डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्राणायाम की डेफिनेशन बताइए, तो आपका उत्तर होगा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योर्गति विच्छेद प्राणायामा। तो कुछ इस प्रकार से आप डेफिनेशन बता सकते हैं।
आसन की डेफिनेशन बताए तो आपको बताना होगा स्थिरम सुखम आसनम, कि किसी भी स्थिति में सुख की अनुभूति करना ही आसन है। तो ये सारी जो संस्कृत के टर्म्स हैं यदि आपको आते हैं तो ये अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, और एज ए योगा टीचर आपको आने भी चाहिए। आपको श्लोक, आपको ग्रंथ पढ़े हुए भी होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो वीडियोस मैंने बताया, वीडियो के अंदर बताया, तो ये सारी की बातें बताई है जो मैंने, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपको याद रखनी है एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई जो आपका लेवल 3 का एग्जाम क्लियर करने में एक ही बारी में बड़ी सहायक रही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।